सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी करवाने जा रही हूँ। पहले आपको पूर्व पठित अंश के अनुसार थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ पाठ का, और उसके पश्चात आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। सबसे पहले इस कहानी के लेखक का नाम है सृंजय, ये आपको बता दूं। और उसके पश्चात कहानी के माध्यम से उन्होंने ये कहना चाहा है कि यदि जहाँ चाह वहाँ राह, ये कहानी के माध्यम से चरितार्थ होता है। इस कहानी में गौरा और गौरैया दोनों मुख्य पात्र के रूप में हैं। और गौरा जो है वह गौरैया से अपने मन में जिद ठानने को मना करता है। गौरैया को जो है आदमी के वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं और वह अपने मन में ठान लेती है कि इंसान की तरह वह भी टोपी पहनेगी। परंतु उसका गौरा जो है बार बार उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम लोग जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, प्राकृतिक रूप में ही हम सुंदर लगते हैं और उसको इंसान की तरह ढकने से कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कपड़े पहनने से तो इंसान की औकात समझ में आ जाती है, इसीलिए उसकी समझ में ये कपड़े पहनना व्यर्थ है। परंतु गौरैया धुन की पक्की है, जिद पे अड़ी है और वह जो है टोपी पहनना चाहती है। और कुल मिलाकर के इस कहानी के माध्यम से राजा जो अपनी प्रजा से सारे कार्य मुफ्त में करवाता है और प्रजा जो है अभावों में जीवन गुजर बसर कर रही है, इसकी राजा को जरा भी परवाह नहीं है। ऐसे राजा के बारे में उनकी पोल खोल रही है गौरैया। और उसके बाद जो है ये बताना चाहती है कि यदि मेहनताना वाजिब दिया गया तो सभी काम मन से करते हैं और उसका काम भी अच्छा होता है। तो संक्षेप में आपको कहानी सुना देती हूँ। एक गौरैया और एक था गौरा, दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। एक साथ उठते बैठते, दाना चुगते, बाहर जाते घोंसले से और घोंसले में फिर वापस शाम को आ जाते। नर गौरैया ने गौरा से एक बार कहा कि मादा गौरैया जो है वह चाहती थी कि वह अपने गौरा से बोली कि उसे टोपी पहनना है। नर गौरैया ने कहा कि कपड़े पहनकर तो आदमी बदसूरत हो जाता है और अपनी बदसूरती को यानी कमी को ढकने के लिए इंसान कपड़े पहनता है। गौरैया इस बात पर जरा भी सहमत नहीं है और वह कहती है कि आदमी जो है केवल खूबसूरत बनने के लिए ही कपड़े नहीं पहनता, बल्कि वह मौसम की मार से बचने के लिए भी जो है वो कपड़े पहनता है। इस पर गौरा कहता है कि उसके अंदर जो मौसम के मार को बर्दाश्त करने की क्षमता है ये समाप्त हो जाती है कपड़े पहनकर। इसके पश्चात इसके अलावा उसकी हस्ती का भी पता चल जाता है। कपड़े से उसकी औकात पता चलती है, हैसियत पता चलता है। न जाने आदमी क्यों हाथ पैर जो कि खूबसूरती जिससे झलकती है उसको भी मोजे और दस्ताने से ढक लेता है। कुल मिलाकर गौरा किसी भी तरह से राजी नहीं है कि वह कपड़े पहने या कपड़े पहनना वो पसंद करता है। गौरैया ने गौरे से कहा कि आदमी के सिर पर टोपी बड़ी अच्छी लगती है और मेरी भी इच्छा है कि मैं टोपी पहनूं। गौरैया टोपी पहनने की जिद पर अड़ी थी। दूसरे ही दिन वह घूरे पे दाना चुगने जाती है। वहां पर उसे एक रुई का फाहा मिल जाता है। वह उस रुई के फाहे को ले करके खुशी से उतावली हो जाती है। बेहवल होकर के वह खूब धूल में लौटना शुरू करती है।
गौरे ने उससे कहा कि केवल रूई के फाहा को पाकर तुम इतना खुश हो, इससे तुम्हारा मकसद तो पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि एक बावला ऐसा ही था जो कि चाबुक पा करके वो बड़ा खुश हो गया था कि अब मुझे बस 3 चीज चाहिए, घोड़े की जीन, घोड़ा और लगाम। तो जैसे वो बावला हुआ था वैसे तुम बावली हुई हो कि रूई का फाहा पाकर ही तुम प्रसन्न हो गई हो और सोच रही हो कि टोपी पहन लोगी, परंतु ये नहीं जानती तुम कि टोपी तक का सफर जो है कितना कठिन है। लेकिन गौरैया जो है धुन की पक्की, वह उसे कहती है कि देखते जाओ मैं कैसे कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचती हूँ। और इस प्रकार वह उस टोपी को ले करके दुनिया के पास जाती है। दुनिया से कहती है तो दुनिया तो पहले उसको डांट के भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद इसकी शर्त सुन करके कि वह आधा रुई लेगी और आधा उसे मेहनताने के रूप में देगी, यह सुनकर वह राजी हो जाता है और बहुत मन से वह रुई को धुन देता है। धुने हुए रुई को लेकर के वह एक कोरी के पास जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि भैया मुझे ये सूत काट दो। और वह भी इसी तरह से कहता है कि मैं तो राजा का काम कर रहा हूँ, मैं खाली नहीं हूँ। और यहाँ पे तो सब राजा मुफ्त में काम करवाता है, देखती नहीं हूँ मैं राजा के लिए काम कर रहा हूँ। और फिर जब गौरैया उससे निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि तुम जो है भैया तुम इसे धागा काट दो, मैं तुम्हें आधा तुम्हें दे दूंगी, आधा मैं लूंगी। इस शर्त पे वह भी राजी हो जाता है और खूब अच्छी पतली रुई काट देता है। इसके पश्चात वह जाती है बुनकर के पास। बुनकर से भी इसी तरह से करती है, निवेदन करती है। बुनकर भी कहता है मुझे राजा के लिए कपड़े बनाना है और मैं कपड़े उसी के लिए बना रहा हूँ, मैं खाली नहीं हूँ और मुफ्त का काम यहाँ करवाने मत आया करो। लेकिन फिर वह कहती है कि मैं मुफ्त का काम तो करवाऊंगी नहीं, कपड़ा बुन दो, आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। इस शर्त पे वह भी खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक उसे इस तरह का मेहनताना मिला नहीं था। इसके पश्चात कपड़ा जब अच्छा सा बुन गया, उसको ले करके वो दर्जी के पास जाती है। दर्जी से बोलती है, दर्जी भी बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि राजा के बेटे के लिए, नौवीं रानी से बेटा हुआ है, तो उस बेटे के लिए मैं झब्बे सिल रहा हूँ और मुझे फुर्सत नहीं है, मुझसे मुफ्त में काम यहाँ सब करवाता है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए खाली नहीं हूँ। तब गौरैया उससे कहती है कि तुम टोपी सिल दो, मैं तुम्हें और तुम इससे जो है बचे कपड़े का तुम ले लेना और बाकी मुझे सिल दो। दर्जी इस बात पे राजी हो जाता है और खुश होकर के वह अपनी तरफ से टोपी में 5 फुदने लगा देता है। टोपी पाकर गौरैया बहुत खुश होती है और उस टोपी को पहन के गौरा से कहती है कि देख मैं कैसी हो गई। मैं तो गौरा इस बात से इसको देख करके वह भी कहने पे विवश हो जाता है और कहता है तू तो रानी बन गई। इस पे वह कहती है कि रानी नहीं, मैं राजा बन गई, क्योंकि मनुष्य का जो राजा होता है वही टोपी पहनता है और इस समय मैं टोपी मैंने पहन ली है तो मैं राजा बन गई हूँ। और फिर उसके मन में एक उत्साह जागृत होती है कि वह राजा को जाके इसको दिखाए। वह उसी तरह से कूदते हुए खुश होकर के जाती है राजा को दिखाने। राजा जो है राजा से जाके कहती है कि राजा देख, तू बिना टोपी का है, मैं तो टोपी पहनी हुई हूँ। राजा उस समय अपने नौकरों से तेल मालिश करवा रहा था, नंगे बदन अपने छत के खाली जगह पे बरामदे में बैठ के। राजा उसकी बात सुनता है, उसको बहुत क्रोध आता है। वह अपने सैनिकों से कहता है कि इस पाखी को पकड़ लो और इसको मसल दो, इसकी टोपी छीन लो, मुझे दे दो। और उसको ले करके जैसे ही पैर के तले उसको मसलने जाता है कि
उसको उसकी खूबसूरती, टोपी की खूबसूरती बड़ी पसंद आती है। वह कहता है कि इस तरह की टोपी इसे बना के दिया कौन, तुरंत उसको तलब करो। और इस प्रकार सैनिक खोज में निकलते हैं और एक एक पहले दर्जी आता है। दर्जी बोलता है कपड़ा इतना अच्छा था इसलिए टोपी इतनी अच्छी बन गई, मेहनताना इतना अच्छा मिला इसीलिए टोपी अच्छी बन गई। फिर उसके बाद कहता है कपड़ा बहुत अच्छा था इसीलिए टोपी अच्छी बन गई। इसके बाद कपड़े वाले जो बुनकर है उसको बुलाता है, तो बुनकर कहता है कि धागा इतना अच्छा था इसीलिए और मेहनताना भी मिला था इसीलिए कपड़ा अच्छा बुन गया। फिर वह जो है धागे वाले को, धागा जो कोरी है उसको बुलाता है कि, तो वो कहता है कि रुई इतनी अच्छी थी और मेहनताना भी अच्छा मिला इसीलिए धागा अच्छा बन गया। अब फिर अंत में धुनिया को बुलाया जाता है कि रुई इतनी अच्छी कैसे धुनी, क्यों धुनी, तो वो भी यही जवाब देता है कि हमें उचित मेहनताना मिला और तो मैंने यह काम अच्छे से किया। इस बात पे गौरैया जो है खुश होकर नाचने लगती है और फिर वही राग अलापना शुरू करती है कि राजा तो वो है पैसा देना नहीं चाहता है, इसका कोष खाली है और इसके पास कुछ है ही नहीं, ये क्या देगा। इसको सुनकर राजा को लगता है कि इसको कैसे पता चल गया कि हम राजा का कोष खाली है, और आश्चर्यचकित होता है। तो कुल मिलाकर के इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को यदि मुफ्त में करवाया जाए तो कोई भी उसको मन से नहीं करता और वो काम अच्छे से नहीं होता है। और दूसरी सीख ये मिलती है कि जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि जो आदमी अगर अपने निश्चय पे दृढ़ हो जाए तो वह निश्चित रूप से वह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होता है, जिस प्रकार की गौरैया सफल हुई। अब आपको मैं पुनरावृत्ति अवतरण के अनुसार करवा देती हूँ और उसके बाद जो है पाठ के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। पहले दो अवतरण से इसका प्रश्न है कि वे अपने घोंसले में कब आते हैं, पक्षी अपने घोंसले में कब आते हैं। तो इसका उत्तर है कि पक्षी अपने घोंसले में शाम को आते हैं, शाम के समय पक्षी अपने घोंसले में आते हैं। घोंसले में आने के बाद गौरा और गौरैया किस विषय पर बातें कर रहे थे। घोंसले में आने के बाद गौरा और गौरैया किस विषय में बातें कर रहे थे। तो इसका उत्तर है कि घोंसले में आने के बाद गौरा और गौरैया आदमी के कपड़ों के बारे में, रहन सहन के बारे में बातें कर रहे थे। भिनसार शब्द का अर्थ क्या है। अगला प्रश्न है भिनसार शब्द का अर्थ क्या है। तो भिनसार शब्द का अर्थ है सवेरा। सूर्य प्रातः काल को बोलते हैं भिनसार। कपड़े पहन लेने से क्या होता है। कपड़े पहन लेने से क्या होता है। अगला प्रश्न है गौरा की दृष्टि में कपड़े पहन लेने से क्या होता है। तो गौरा की दृष्टि में कपड़े पहन लेने से कुदरती सुंदरता ढक जाती है। गौरा का विचार यह है कि कुदरती सुंदरता इससे ढक जाती है। अगला है प्रश्न सुघड़ काया में सुघड़ शब्द का अर्थ क्या है। सुघड़ काया में सुघड़ शब्द क्या है, शब्द के कौन से भेद के अंतर्गत आता है। सुघड़ शब्द के किस भेद के अंतर्गत आता है। सबसे पहले इसका अर्थ बता दूं आपको। सुघड़ शब्द का अर्थ है सुंदर, तो सुंदर चूंकि विशेषण है इसीलिए सुघड़ शब्द जो है विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगले अवतरण से प्रश्न है गौरैया ने गौरे से कौन सी इच्छा प्रकट की। गौरैया ने गौरे से कौन सी इच्छा प्रकट की। तो इसका उत्तर है, कहानी के अनुसार इसका उत्तर है कि गौरैया ने गौरे से टोपी पहनने की इच्छा प्रकट की। टोपी कौन पहनता है। पाठ के अनुसार गौरैया के अनुसार टोपी कौन पहनता है। गौरैया के अनुसार टोपी
मनुष्यों के राजा पहनते हैं। गौरैया के अनुसार मनुष्यों के राजा टोपी पहनते हैं। अगला प्रश्न है, गौरैया कैसी थी? गौरैया कैसी थी, अगला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि गौरैया धुन की पक्की थी, जिस पर जिद करती थी, जिस बात पे वह करके जिस बात को वह ठान लेती थी उसको करके ही दम लेती थी। अगला प्रश्न है, चुगते चुगते गौरैया को क्या मिला? घूरे पे दाना चुगते हुए गौरैया को क्या मिला? घूरे पे दाना चुगते हुए गौरैया को एक रुई का फाहा मिला। गौरैया को दाना चुगते हुए एक रुई का फाहा मिला। जीवन शब्द का विलोम क्या है? जीवन शब्द का विलोम क्या है? जीवन शब्द का विलोम है मरण। जीवन शब्द का विलोम है मरण। अगला प्रश्न आपके अगले पैराग्राफ से है। धुनिये को पहली बार इतनी मजदूरी किसने दी? धुनिये को पहली बार इतनी मजदूरी किसने दी? धुनिये को पहली बार इतनी मजदूरी गौरैया ने दी। धुनिये को पहली बार इतनी मजदूरी गौरैया ने दी। अगला प्रश्न है, 16 आने में 8 आने मजदूरी का क्या अभिप्राय है? 16 आने में 8 आने की मजदूरी का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है 16 आने में 8 आने की मजदूरी का अभिप्राय है आधा हिस्सा। आधा हिस्सा, इसका अर्थ है आधा हिस्सा। अगला प्रश्न है, ताती किसे कहते हैं? ताती किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है। इसका उत्तर है ताती जो रुई साफ करते हैं, रुई साफ करने वाले को ताती किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ताती रुई साफ करने का देसी उपकरण है। ताती रुई साफ करने का देसी उपकरण है। चौथा है, गौरा गौरैया कोरी के यहाँ क्यों गए? गौरा गौरैया कोरी के यहाँ क्यों गए? गौरा गौरैया कोरी के यहाँ कपड़े रुई धिलवाने के लिए गए। रुई से सूत कतवाने के लिए गए। गौरा गौरैया रुई लेकर कोरी के पास सूत कतवाने के लिए गए। उत्साहित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? उत्साहित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? उत्साहित शब्द में इत प्रत्यय लगा है। उत्साहित शब्द में इत प्रत्यय लगा है। अब अगले अवतरण से कुछ प्रश्न है। कुरूप होने सिपाही ने गौरैया की टोपी क्यों गिराई? सिपाही ने गौरैया की टोपी क्यों गिराई? क्योंकि वह टोपी पहनकर राजा को चिढ़ा रही थी। क्योंकि गौरैया टोपी पहनकर राजा को चिढ़ा रही थी, इसीलिए सैनिकों ने उसकी टोपी मार के उसको गिरा दी। गौरैया के अनुरोध। अगला प्रश्न है कि इसमें से अगला प्रश्न इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, पहले सिपाही ने क्या किया? पहले सिपाही ने क्या किया? इसका उत्तर है कि पहले सिपाही ने 2 गुलेल मारी। पहले सिपाही ने गुलेल मारी। फिर आपका अगला प्रश्न है, गौरैया की वह टोपी जो टोपी गिरी थी वह किसकी टोपी थी? वह गौरैया की टोपी थी। जो टोपी गिराई थी सैनिक ने वह गौरैया की टोपी थी। खूबसूरत टोपी में रेखांकित शब्द
खूबसूरत है यह कौन सा शब्द है, कौन से पद के अंतर्गत है। खूबसूरत टोपी में खूबसूरत शब्द कौन सा पद है। तो खूबसूरत क्योंकि विशेषता बता रहा है टोपी की, इसीलिए खूबसूरत जो है विशेषण शब्द है। खूबसूरत जो है विशेषता बताता है, इसीलिए टोपी की विशेषता बताने के कारण ये विशेषण शब्द है। अब आपको पाठ से कुछ प्रश्न करवा देती हूँ। गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई। गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई। गौरैया और गौरा के बीच टोपी पहनने की इच्छा पर बहस हुई, जबकि गौरा नहीं चाहता था कि इंसान की तरह कपड़े पहने, परंतु गौरैया को बहुत पसंद था कि इंसान अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कपड़े पहनता है। गौरा और गौरैया के जो वार्तालाप है उनको आप वार्तालाप को संवाद शैली में पाठ से लिखेंगे। उसके बाद है टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई। तो कहानी में जैसा कि आपने पढ़ा, सबसे पहले वह दुनिया के पास जाती है, फिर वह जाती है कोरी के पास, दुनिया के पास रुई धुनवाने के लिए जाती है, और उसके बाद वह जो है जाती है रुई ले करके वह कोरी के पास, जो सूत उसका काटता है, और सूत काट लेने के बाद वह बुनकर के पास जाती है, जहाँ वो कपड़ा बुनता है, और कपड़ा बुन जाने के बाद वह दर्जी के पास जाती है, जहाँ पे दर्जी उसकी अच्छी सी सुंदर सी टोपी बना देता है, और अपने तरफ से वो 5 फुदने भी लगा देता है। गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए। गौरैया की टोपी पे उसने 5 फुदने क्यों जड़ दिए। तो पाठ पढ़ने के बाद आपने ये जाना होगा कि गौरैया की टोपी में दर्जी ने 5 फुदने इसलिए जड़ दिए क्योंकि वह बड़ा खुश था, क्योंकि उसको पहली बार जीवन में इतना अच्छा वाजिब मेहनताना मिला था, मजूरी मिली थी उसको, मनचाहा मजूरी मिली थी, इसीलिए खुश होकर उसने अपनी तरफ से गौरैया की टोपी में 5 फुदने जड़ दिए। अब पाठ से कहानी से आगे का प्रश्न है, किसी कारीगर से बात कीजिए और उनके परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ये आप अपने घर में आए किसी कारीगर से बात करके ये संवाद शैली में लिखेंगे। गौरैया की इच्छा पूर्ति पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई से मिल जाने से प्रारंभ होता है, और एक एक कर वह किसके किसके पास जाती है और कारीगरों से किस प्रकार अपने बात की पूर्ति कराती है, अपने इच्छा की पूर्ति कराती है। तो आपने पाठ के आधार पे आपने जाना कि गौरैया जो है वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी से निवेदन पूर्वक कहती है कि वह उसको वाजिब मेहनताना देगी। इस प्रकार वह जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होती है। अब आपको पाठ से भाषा की बात का कुछ प्रश्न करवाती हूँ, जिसमें कि आपको ये शब्द जो दिए हैं ये देसी शब्द हैं और इनको आपको शुद्ध शब्दों में लिखना है। जैसा कि पाठ में है कि मुलुक का अर्थ है, मुलुक को शुद्ध तत्सम शब्द में मुल्क कहते हैं। दूसरा है क्षमा तद्भव शब्द है और इसको कहेंगे क्षमा, तत्सम इसका है क्षमा। इसी तरह से मजूरी का तत्सम है मजदूरी, और उसी प्रकार यहाँ पे मल्लार जो है देशी शब्द है और इसका तत्सम है मल्हार। इसी तरह से आपने देखा होगा पाखी यानी कि पक्षी, पाखी कहते हैं, पाखी कहेंगे पक्षी को। कहानी में आपने देखा होगा पाखी कहा गया है, पाखी यानी कि पक्षी। और इसके बाद हुलस का तत्सम है उल्लास, हुलस का तत्सम है
उल्लास। मानुष, मानुष का तत्सम है मनुष्य, मानुष का तत्सम है मनुष्य। और उसी के पश्चात वर्धा, वर्धा, वर्धा शब्द है, वर्धा शब्द का शुद्ध शब्द है बैल। इसी प्रकार पाठ में कई और अन्य शब्द आए हैं, जैसे कि सिरपा, सिरपा माने सिर से पांव तक। इसी प्रकार जुर्ती, जुर्ती यानी कि जुटना। और स्कूल माने स्कूल। इस प्रकार टेशन यानी कि स्टेशन। कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो कि गांव की भाषा में बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं, देशज शब्द इन्हें बोलते हैं। ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं, उनमें जो देशज कोटि है शब्द का, उसी के अंतर्गत ये सारे आते हैं। मुलुक, खमा, मजूरी, मल्हार, पाखी, हुलस, मनुष्य और वर्धा इत्यादि जो पाठ के शब्द हैं सभी देशज के अंतर्गत आते हैं। अब पाठ में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उन मुहावरों को जानते हैं। सबसे पहले पाठ का जो मुहावरा है टोपी से संबंधित है। टोपी उछालना। टोपी उछालने का अर्थ है बेइज्जती करना। टोपी उछालने का अर्थ है बेइज्जती करना। और टोपी पहनाना, टोपी पहनाने का अर्थ है यहाँ पे टोपी पहनाने का अर्थ है किसी को मूर्ख बनाना। टोपी पहनाने का अर्थ है किसी को मूर्ख बनाना। इसके पश्चात टोपी सलामत रहना। टोपी सलामत रहना। टोपी सलामत रहने का अर्थ है किसी की इज्जत बनी रहना। इज्जत बनी रहना। इस प्रकार कई और भी इसमें वो किए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चाह और जहाँ चाह वहाँ राह। और देसी भाषा के बहुत सारे इसमें लिए गए हैं। तो इस प्रकार प्रश्नों मुहावरों के माध्यम से पाठ बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। मुहावरे बड़े सुंदर तरीके से लगाए गए, इनका प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कुछ प्रश्न आपको लघु प्रश्न और करवा देती हूँ पाठ से, जिससे कि पाठ का अच्छे से फिर से पाठ की पुनरावृत्ति हो जाएगी। लेखक ने किसे परम संगी कहा है? लेखक ने किसे परम संगी कहा है? लेखक ने गौरैया को परम संगी कहा है। लेखक ने गौरैया को परम संगी कहा है। अब अगला प्रश्न है गौरा को आदमी कपड़ा पहनने के बाद कैसे लगते थे? गौरा को आदमी कपड़ा पहनने के बाद कैसे लगते थे? गौरैया को आदमी कपड़ा पहनने के बाद बदसूरत लगते थे। गौरैया को आदमी कपड़ा पहनने के बाद बदसूरत लगते थे। अगला प्रश्न है गौरैया ने गौरा को आदमी के बारे में क्या कहा? गौरैया ने गौरा को आदमी के बारे में क्या कहा? कहा कि वे कपड़े पहनकर सुंदर लगते हैं और दूसरे केवल सुंदरता के लिए ही कपड़े नहीं पहने जाते, बल्कि आदमी अपने मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े भी पहनता है। इंसान मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के पक्ष में गौरैया ने क्या तर्क दिए? कपड़े पहनने के पक्ष में गौरैया ने क्या तर्क दिए? कहा कि उससे उसकी इंसान की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, साथ ही मौसम के मार से भी वह अपने आप को बचा पाता है और इस तरह कपड़े के पहनने के अनेक लाभ हैं। कपड़े पहनने के अनेक लाभ हैं, ये उसने बताया। अब अगला प्रश्न है कि टोपी पहनकर गौरैया ने अपनी खुशी
टोपी पहनकर गौरैया ने अपनी खुशी किस प्रकार से व्यक्त की? टोपी पहनकर गौरैया ने अपनी खुशी किस प्रकार व्यक्त की? टोपी पहनकर गौरैया काफी खुश थी। वह अपने 1.5 टांगों पर ही नाचने लगी और खुशी से फुदक फुदक कर गौरा को दिखाने लगी। टोपी पहनकर गौरैया काफी खुश थी। वह अपने 1.5 टांगों पर नाचने लगी और फुदक फुदक कर गौरा को दिखाने लगी। वह गौरे से कहने लगी कि वह 5 कूदने वाली टोपी उसकी देखे, कितनी सुंदर उसकी टोपी है। टोपी पहनकर गौरैया ने अपनी खुशी जताने के लिए क्या किया? टोपी पहनकर अपनी खुशी राजा को दिखाने के लिए वो चल पड़ी और गौरैया राजा के पास जा करके उसको चिढ़ाने लगी। राजा को शर्म क्यों महसूस हुई? राजा को शर्म क्यों महसूस हुई? गौरैया बार बार जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरी टोपी 5 कूदने वाली मैंने लगाई है, लेकिन राजा बिना टोपी के है। यह कहकर वह बार बार चिढ़ा रही थी और इसी कारण जो है राजा को शर्म महसूस हुई।